नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, जीत की तैयारी के क्रम में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जून 2026 का नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स एग्जाम को किस तरीके से आपको क्रैक करना है, किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सबसे बेहतर बुक लिस्ट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपसे यह भी बताऊंगा कि क्या आजकल पेपर का पैटर्न है, कैसे इतने ज्यादा बच्चे क्लासेस को करके, सुन के, पढ़ के क्रैक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को, समझने को मिलेगी। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपका मास्टर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से है और आप सिविल सेवा की तैयारी करते हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, तो जब हम लोग सिविल सेवा की तैयारी करते थे, मैं खुद आईएएस का जो है एस्पिरेंट रहा, आईएएस का 2 इंटरव्यू दिया, तो हमेशा एक माइंड में होता था कि प्लान बी क्या होगा। प्लान ए तो है कि यूपीएससी क्रैक करना है, हमको आईएएस बनना है, हमको आईपीएस बनना है, पीसीएस बनना है, बट प्लान बी क्या होगा। तो सबसे बेटर जो प्लान बी है एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए कि वो नेट जेआरएफ एग्जाम में बैठे और एटलीस्ट नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, ताकि उसकी एलिजिबिलिटी हो जाए कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर वो पीएचडी नहीं भी कर रहा है तो सिर्फ नेट के आधार पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकता है और क्रैक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज का जो ट्रेंड्स है उसमें आप देखो, जैसे एचपीएससी में जाओगे, यूपी में आओगे, हर जगह जो रिटेन एग्जाम हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करोगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए, आपका बिल्कुल काम करेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर में जाओगे तो आने वाले टाइम में आप देखोगे हर जगह रिटेन एग्जाम हो गया। तो कुल मिला के जो सबसे बेटर प्लान भी है ना, वो आपके लिए है कि आपको नेट जेआरएफ एग्जाम को क्रैक करो। और अगर आप एमए इकोनॉमिक्स हो तो 100% आप किसी भी साइड से प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको नेट जेआरएफ के एग्जाम जरूर देना चाहिए। और अगर आपकी स्ट्रेटजी बेटर है, अगर आप सही दिशा में जाएंगे, तो पक्का है आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। तो चलो दोस्तों, प्लान बी की भी बात कर लिए, अब हम आपसे बात करेंगे कि क्या पेपर का ट्रेंड्स है, क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे इतने ज्यादा बच्चे क्लास से क्वालिफाई कर रहे हैं, उसकी भी सीक्रेट हम आपसे शेयर करेंगे। तो आप लोग इतना तो जरूर ही जानते होंगे कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें बेसिकली 2 पेपर होगा। एक पेपर 1 होगा जो सभी सब्जेक्ट में कॉमन होता है, जिसको आप जनरल पेपर बोलते हो। इसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। इसमें जो पेपर होता है टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, रीजनिंग होता है। आप जानते हो इसमें इकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आईसीटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीआई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कॉमन है, जो कि आप लोग किसी भी चीज की तैयारी करते हो, एसएससी की, यूपीएससी की, तो हर जगह आपको इसमें बेसिकली पढ़ते हो। ये जो है आपका पार्ट होता है, जीएस का पार्ट होता है, हमेशा सी सेट का पार्ट होता है। तो उसी तरीके से यहां पर जो पेपर 1 है वो जनरल पेपर है, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। इस पेपर को भी आपको देना है इसके साथ साथ। लेकिन जो पूरा का पूरा सेकेंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर बेस होता है। जैसे आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट में है तो 100 एमसीक्यू पूछा जाएगा, ये 100 मार्क्स का होगा और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अगर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछे जाएंगे। कुल मिला जुला के इसका जो लेवल होगा वो सीधे पीजी होगा और बेटर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो नेट या जेआरएफ में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपके लिए कहीं से भी मुश्किल होने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए बहुत ध्यान से इस पेपर के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि जो सिलेक्शन का बेस है वो आपका सेकंड पेपर है। क्योंकि इसमें आपकी अगर तैयारी ठीक ठाक है तो नंबर एक एवरेज आप जरूर ले लेते हो, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मिल जाता है। और इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस पेपर में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आइए हम समझे कि क्या हमारा पेपर का ट्रेंड सर आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और किस तरीके से हमको उसको अटेम्प्ट करना होता है। तो देखो, आजकल अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक्स में क्या है, सबसे ज्यादा इधर पिछले 3 साल में, 2 साल में सबसे ज्यादा फोकस एरिया क्या रहा है, एनटीए का, यूजीसी का। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि इसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफी पूछे गए। अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल 6 साल पहले तो बहुत आसान क्वेश्चन होता था, कंसेप्टुअल क्वेश्चन होता था, आप आसानी से क्रैक कर लेते थे अगर आपकी अवधारणात्मक कंसेप्टुअल आपका बेटर है। लेकिन अब देखोगे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन दे देंगे, मैक्रो में दे देंगे, डेवलपमेंट ग्रोथ में दे देंगे। तो जो आपका इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल जो यूज है वो ज्यादा हुआ है, पेपर में इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, इसको आप ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस भी खूब पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे कि जो बेसिकली नॉर्मल एमपी के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, यूपी, वो इकोनॉमिक्स को जब मास्टर में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा फोकस वो बेसिकली मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं देते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक, ग्रोथ, डेवलपमेंट, तो बहुत ज्यादा उसमें मैथमेटिकल टूल्स का यूज नहीं करते। वो ऐसी किताबों को पढ़ते हैं
हैं जिसमें काफी कम मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया है, जबकि अगर आप हाई लेवल की बुक पढ़ेंगे, अगर आप कोई भी डीयू का बुक, जेएनयू का बुक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का बुक, कोई भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ोगे तो उसमें आधा देखोगे न्यूमेरिकल है और आधा आपका थ्योरी है। तो हमारे यहां के बच्चे आप देखोगे कि बहुत हद तक उस चीजों को नहीं कवर करते जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसके बाद जो हमने पेपर पैटर्न को समझा और देखा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंट इंडियन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। तो लगातार क्वेश्चन जैसे कि पॉलिसी मेकिंग के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट प्लान, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, क्या चीजें चल रही है, इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन का ट्रेंड्स है, बजटरी बिहेवियर कैसे चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट का डेफिसिट कैसे चेंज हुआ है, साथ ही साथ जो है बेसिकली हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। और एक सेगमेंट और आप देखेंगे कि बेसिक इकोनॉमिक्स फैक्ट्स के भी ऊपर क्वेश्चन खूब पूछे गए, जैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात किया, या क्रोनोलॉजी ऑर्डर के ऊपर पूछ लिया क्वेश्चन, बुक के अथर का पूछ लिया, या फिर नोबेल प्राइजेस क्या मिला, डिफरेंट कमेटी के चेयरमैन पूछ लिया, उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को पूछ लिया। तो चार चीजों के ऊपर अगर आप पिछले जो है 3 साल के पेपर को अच्छे से देखेंगे तो चार चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रहा है। क्या क्या, फिर से सुन लो। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहा है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पूछा गया तो कहीं ना कहीं उसमें मैथमेटिकल टूल्स यूज किया गया है। स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। करेंट इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक रिलेटेड इशूज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और बेसिक इकोनॉमिक फैक्ट्स के ऊपर इन्होंने बात ज्यादा किया है। तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो इसी तरह का माइंडसेट होना चाहिए कि इन तमाम चीजों को भी हम अच्छे से कवर करें, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। जैसे देखो, हाई वेट यूनिट जो अगर मैं बात करूं तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन इलास्टिसिटी के ऊपर ज्यादा पूछा गया है, कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, गेम थ्योरी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा गया कि नैश इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करिए, सैडल पॉइंट निकालिए, वैल्यू ऑफ द गेम निकालिए, क्वेश्चन हमेशा गेम थ्योरी के ऊपर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे तो नेशनल अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन रहा है, नेशनल इनकम के ऊपर रहा है, आईएसएलएम मॉडल के ऊपर क्वेश्चन रहा है, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के ऊपर ज्यादा फोकस रहा है। इंडियन इकोनॉमी में देखोगे इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, हेल्थ इंडिकेटर के ऊपर, या फिर इकोनॉमिक सर्वे में जो डिफरेंट चैप्टर्स आते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में देखोगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखोगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ग्रोथ मॉडल, हैरेड-डोवर मॉडल, सोलो मॉडल, एचडीआई, इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रीन जीडीपी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल समझ लो कि जो यूजीसी के क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ पहले होता था कि हम कुछ सेगमेंट को पढ़ के हम जीआरएफ को क्रैक कर लेते थे, लेकिन अब आपके 10 के जो 10 यूनिट है दोस्तों, उसके ऊपर पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ कुछ 1-2 साल के ट्रेंड्स को देख के हम एग्जाम में जाके बैठे और उससे हम क्रैक कर ले। जैसे इस बार का जो एग्जाम हुआ दिसंबर 2025 का, उसमें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं थे, बल्कि जो क्वेश्चन पूछे गए वो सबके ऊपर वेट लगभग ठीक ठाक रहा। तो आप अगर सिर्फ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर या स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर फोकस करके जाते तो एग्जाम इसका बहुत अच्छा आप नहीं कर पाते। तो कुल मिला जुला के जो 10 के 10 यूनिट आपको दिए गए, जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, थारोली स्टडी करना पड़ेगा, एक एक चीज का नोट्स बनाना पड़ेगा, अच्छे से हमारे क्लास को देखना पड़ेगा, वीडियोज को देखना पड़ेगा, तभी आप जाके इस एग्जाम को अच्छे तरह से बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसे क्वेश्चंस की बात मैं करूं तो यहां पे देखो जून 2024 की अगर मैं बात करूं तो जून 2024 का अगर पेपर में देखता हूं तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के 16 क्वेश्चन पूछे गए, 32 नंबर का मतलब 16% इसकी कंट्रीब्यूशन था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 13 क्वेश्चन पूछे गए, 26 नंबर का मतलब 13% था। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स का 8, मतलब दोनों को मिलाओगे तो 12, लगभग 12% क्वेश्चन पूछे गए। इकोनोमेट्रिक्स को अगर साथ में ले लें तो ध्यान से देखो 8, 4, 12 और 12, 5, 17, मतलब 17% जो हिस्सा रहा सबसे ज्यादा वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का रहा। इसी तरह इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के 9, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 8। तो कुल मिला के आप देख रहे हो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लगभग हर यूनिट से होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट नहीं होता है, बट कई बार जो एवरेज है वो चेंज आते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी का आप देखो क्वेश्चन यहां पे 10 पूछा गया है, मनी बैंकिंग से 5 पूछा गया है, पब्लिक फाइनेंस से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्रीहेंसिव से 10 क्वेश्चन पूछा गया। तो कुल मिला जुला के आपका जो पेपर का ये स्ट्रेटजी होना चाहिए वो कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, और साथ ही साथ हर यूनिट को आपको पढ़ना है। इसमें आप कुछ यूनिट को छोड़ नहीं सकते हो सके जिस यूनिट को ऊपर आप छोड़ के जा रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन उस बार आ जाए और आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो पूरे यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर यूनिट को पढ़ना, अपना 60 नोट्स बनाना। 60 नोट्स बनाना मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि
कई बार जब आप एग्जाम में जाओगे तो वो जो 60 नोट्स आप बना के रखे रहोगे अभी से, वो आप एग्जाम में बहुत अच्छी से बड़ी जल्दी से रिवीजन कर लोगे। अब देखो जो एमसीक्यू हमारा सेटिंग पैटर्न है, जो ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, देखो हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बट वो सेम क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप इस बात को समझिए, कभी भी आप देखते हैं बेसिकली यूजीसी में सेम क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होंगे, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे, बट लैंग्वेज चेंज होगी, न्यूमेरिकल चेंज होगा। फिर देखो स्टेटमेंट एंड असर्शन, मतलब आपका स्टेटमेंट और असर्शन, कथन और कारण, स्टेटमेंट और असर्शन के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। डेटा एंड करंट के रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। डायग्राम एंड मॉडल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थिंकर और उसके थ्योरी को मैच करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में बना के रखिए कि ये तमाम तरह के जो पैटर्न है इधर रिसेंटली, वो इसमें बेसिकली पीवाईक्यू, स्टेटमेंट असर्शन, न्यूमेरिकल, डेटा इंटरप्रिटेशन, डायग्राम रिलेटेड, थिंकर थ्योरी, ये तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। देखो अब जो मैंने बताया कि पूरा का पूरा आपको सिलेबस को टैकल करना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी आपके पास काफी समय है। अभी आप देखो, अभी अगर आप शुरू करोगे तो ही आप बेहतर कर पाओगे। अभी आपके पास बहुत समय है। अभी देखो, अभी अगर मैं मान के चलूं तो आज के दिन 10 जनवरी है, 10 जनवरी 2026। आपका एग्जाम जो होगा जून में होगा, लास्ट में। तो आपके पास अभी 6 मंथ का टाइम है दोस्त, 6 मंथ का टाइम है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो ही तुम जेआरएफ क्रैक कर पाओगे। कभी भी 1 महीना पढ़ के आप जेआरएफ क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको सजेशन है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 6307374827। इसके ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पूरे के पूरे यूनिट को हमको कवर करना है, थारोली स्टडी करना है और एक एक चीज को समझते जाना है। तो दोस्तों बस आप ध्यान से समझो कि अभी आपके पास टाइम है। आप हर सेगमेंट को पढ़ सकते हो, हर यूनिट के ऊपर फोकस कर सकते हो, ज्यादा से जितने कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको भी कवर कर सकते हो। जब टाइम कम बचेगा आप कर कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए बस अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करिए कि व्हाट इज आवर गोल। अगर गोल है कि जून 2026 में हमको जेआरएफ को क्रैक करना है तो आप जेआरएफ को क्रैक कर लोगे, बट सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए गोल, कि क्या है हमारा गोल। गोल डिसाइड करो और प्रत्येक दिन 8 घंटे लगाओ, कंसिस्टेंसी से लगाओ। 100% आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। तो देखो सबसे पहले तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, देखो कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोडक्शन एंड कास्ट है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी है, गेम थ्योरी है, मार्केट स्ट्रक्चर है, फैक्टर प्राइसिंग है, जनरल इक्विलिब्रियम है, एफिशिएंसी क्राइटेरिया है, असिमेट्रिक। ये सारा जो है देखने में काफी छोटा है, बट जब पढ़ने बैठोगे तो ये काफी लेंदी है, काफी लेंदी, क्योंकि कोई भी चीज इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की छोड़ी नहीं गई है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एस चांद की है, इंग्लिश में बुक आती है। एस.एन. लाल सर की बुक आप हिंदी में पढ़ सकते हो, बाकी हमारा नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई, डिमांड, सप्लाई, आईएसएलएम, इन्फ्लेशन, फिलिप्स, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन, पूरा का पूरा जो मास्टर का सिलेबस है पूरी तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है। आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है न्यूमेरिकल के साथ। इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक है रिचर्ड फ्रियान की, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे इससे अच्छी कोई बुक नहीं लगती है। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाओगे तो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी आप जरूर पढ़िए, एच.एल. आहूजा सर की या फिर एस.एन. लाल सर की समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत कारगर होगा। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, सैंपलिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, डिस्क्रीट चॉइस एंड टाइम एनर्जी। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इसके लिए दामोदर गुजराती सबसे अच्छी बुक है, एक बुक, कुसियानिस भी पढ़ सकते हो, हमारा नोट्स है। और हिंदी में कोई ऐसी बुक नहीं है तो मैं कभी हिंदी का सजेस्ट नहीं करूंगा। मैथमेटिकल इकोनॉमी में देखो सेट है, फंक्शन है, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक ऑब्जर्वेशन, इनपुट आउटपुट मॉडल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो है मेहता और बंदानी, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको जरूर पढ़िए, मजेदार बुक है। और हमारे साथी नोट्स हमारे लिए आपके लिए काफी कारगर होने वाले हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड बेसिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, टैरिफ, ये तमाम वही चीजें जो आप मास्टर के पूरे सिलेबस में पढ़ के आते हो, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो सबसे अच्छी बुक है वो डोमिनिक सल्वाटोर है। आप जो है एच.जी. मनूर की बुक भी पढ़ सकते हो, बट हिंदी में बुक से दूर रहिए। हिंदी का बुक पढ़ना है तो डॉक्टर एस.एन. लाल सर की बुक पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज माय नोट्स। आगे चलिए, पब्लिक फाइनेंस में मार्केट फेल्योर है, रिमीडियल्स है, रेगुलेशन ऑफ द मार्केट है, पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेट है, पब्लिक बजट एंड फिस्कल पॉलिसी है। इसके लिए जो सबसे बुक है एच.एल. भाटिया है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माय नोट्स। हिंदी में सबसे अच्छी बुक डॉक्टर एस.एन. लाल सर की है, इसको आप पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ मनी बैंकिंग के लिए जो मैं सजेस्ट करता हूं कि कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इसके लिए कोई बुक मत पढ़ो। सूरज भान गुप्ता की बुक आउट ऑफ डेटेड है,
हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट सही है बट रिसेंट की चीजों से जोड़ नहीं पाता, इसलिए पूरे से पूरे आपके पास आरबीआई की साइट के ऊपर जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट जाइए, बहुत अच्छा आपको मटेरियल मिल जाता है, वहां से कवर करिए। हमारे क्लास को देखिए, हमने इसके ऊपर काफी काम किया है और जबरदस्त आपको क्लास मिलेगी मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। तो इसके ऊपर सूरज भान गुप्ता की दिस इज माय नोट्स, एस.एन. लाल सर की बुक भी अवेलेबल है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ, हैरड डोमर सोलो के ग्रोथ मॉडल, टेक्निकल प्रोग्रेस है इसमें आपका, फैक्ट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीक्यूएलआई है, पॉवर्टी और सोशल डेवलपमेंट। यहां पर देखो जो सबसे अच्छी बुक आएगी वो आएगी आपकी एपी थिलवाल की बुक। मैं फिर से कहता हूं कि यहां पर कुछ किताबें नहीं है जो डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से कवर करती हो। आप थिलवाल की बुक पढ़ सकते हो, आप जो है फिशर स्टार्स की बुक पढ़ सकते हो, आल्सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक है फिशर स्टार्स की, अगर आप बुक पढ़िएगा डान बुक फिशर स्टार्स, उसमें भी सोलो ग्रोथ मॉडल, हैरेड ग्रोथ मॉडल काफी अच्छे से दिया गया। दिस इज माय नोट, दिस इज आल्सो द यूनिक एंड ऑसम। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में देखो इन्वायरमेंटल पब्लिक गुड, मार्केट फेल्योर, कोच थ्योरम, इसके ऊपर इवैल्यूएशन, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, कांसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, एज, और ये जो चीजें हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन पूछी जाती है, तो इसलिए आप इन्वायरमेंट को भी ध्यान से पढ़ेंगे। इसके लिए भी कोई बुक है मेरे हिसाब से जो इग्नू का बुक पढ़िए, इग्नू का जो मटेरियल है वो काफी सफिशिएंट है। इंडियन इकोनॉमी में ढेर सारा दिया हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री के ऊपर है, सर्विस है, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफॉर्म है, सेंट्रल स्टेट फाइनेंस, पॉवर्टी एंड इक्वलिटी। देखो ये जो सेगमेंट है इससे काफी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, इसके लिए आप करंट से जुड़े रहिए। जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग आती है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट आता है, उसको बहुत अच्छे से देखिए, और जो डिफरेंट टाइम पे जो डिफरेंट रिपोर्ट आता है उसको भी आपको बहुत अच्छे से दोस्तों कवर करना है। इसके लिए जो बुक है देखो, 2 किताब बहुत अच्छी है, एक रमेश सिंह की बुक है जिसको आप कभी पढ़े होंगे, हिंदी में जो सबसे अच्छी बुक आती है डॉक्टर एस.एन. लाल सर की है, ये किताब काफी अच्छी है, ये कई सेगमेंट को कवर करेगा, ये आपके इंडियन इकोनॉमी को कवर करेगा, मनी बैंकिंग को, पब्लिक फाइनेंस को, इंटरनेशनल ट्रेड को, तो इसको जरूर आप पढ़ सकते हो। हिंदी मीडियम में आती है, इंग्लिश में आती नहीं है। बाकी रमेश सिंह की बुक अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ वो इंग्लिश मीडियम में आती है। तो कुल मिलाजुला के जो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास टाइम ज्यादा है, यही वो समय है जिसमें आप 100% अपना दे सकते हैं। तो चलो दोस्तों अपना 100% देते हैं हम लोग। कुछ बेहतर करना है तो अभी से डिसाइड करो, गोल क्रिस्टल क्लियर करो और लग जाओ अपने लक्ष्य की तरफ। अगर तुम ठान लेते हो कि मुझे जून में जेआरएफ क्रैक करना है तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। तो चलो दोस्तों आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।